नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। बंगाल में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, उफान पर है ये कहें तो। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियां सीधे गृह मंत्री से निर्देश ले रही हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह वजह है कि पोलिंग के दिन पीएम की रैलियां क्यों हो रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि इसे पब्लिसिटी के लिए ड्रामा बताया। कहा ममता बनर्जी नंदीग्राम में कहीं नहीं है। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दीदी पर करारा सियासी प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति के ओपिनियन और एग्जिट पोल बन गए हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी की बौखलाहट इतनी बढ़ चुकी है कि उन्होंने देश के कई नेताओं को समर्थन के लिए चिट्ठी यानी पत्र लिख दिया है। इस बीच बंगाल में सियासी हिंसा जारी है। आज शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। कुछ मीडिया की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। यानी बंगाल में सियासी पारा पूरे उफान पर है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार बंगाल में फूल बनाम शूल का खेला। आज का आर पार इसी पर। दीदी, ओ दीदी, तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा तृणमूल का फूल बंगाल के लिए शूल से कम नहीं है। दीदी, तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है। 10 साल मुख्यमंत्री रहते अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या? मेरी जितनी बेइज्जती करनी हो उतनी बेइज्जती करिए, लेकिन दीदी मेरा आग्रह आपसे यही है कि देश का संविधान का अपमान मत करिए। चुनावों के अंदर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ममता बनर्जी ने भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा, आप क्या कहना चाहते हैं जिसमें दुर्योधन दुशासन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया? चलिए, वो ममता जी का खुद का निर्णय है, मगर मेरी पार्टी का संस्कार नहीं। प्रधानमंत्री रैलियों से तीखे हमले कर रहे थे तो ममता बनर्जी ने उनके कार्यक्रम पर ही सवाल उठा दिए। Every time, every election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election rules? इस बीच बंगाल में चुनावी हिंसा का खेल जारी है। ये 5 तस्वीरें बंगाल के सियासी रक्त चरित्र को बयां कर रही हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ, आरोप टीएमसी पर है। इसकी चपेट में मीडिया कर्मी भी आ गए। ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये लेके कर रहा है। मेरा सामने कुछ नहीं किया, मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जानना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। उधर टीएमसी का आरोप है कि लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। उन्होंने सीआरपीएफ पर गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर काम करने के आरोप लगाए।
राज्यपाल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और चुनाव आयोग से शिकायत भी की। Home Minister himself instructed the CRPF, BSF and other jawans. We are proud of them. They are giving instruction to help only BJP and to help the BJP goals. आरोप, हिंसा, वार पलटवार। बंगाल में सब कुछ हो रहा है। ऐसे में 8वां चरण आते आते हालात क्या होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। बंगाल के सियासी घमासान पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार फूल बनाम शूल का खेला। तो आज फूल बनाम शूल का खेला है और विश्लेषण है दीदी के बीते 24 घंटे का विश्लेषण सुनिए। पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है। मैं एक एक करके आपके समक्ष एक एक फैक्ट रखूंगा। 15 गैर बीजेपी दलों को चिट्ठी लिखी गई। इसमें कांग्रेस भी शामिल है, जो कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ बंगाल में चुनाव लड़ रही है लेफ्ट के गठबंधन के साथ, जहां पर उन्होंने केरल में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा जा रहा है। आगे बढ़ता हूं, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई है। इस चिट्ठी के अंदर ममता बनर्जी एक पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ गई। यह तीसरा, आज जब वोटिंग हो रही थी तो ममता बनर्जी एक पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ गई और वहां पर वो शिकायतें करने लगी। चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया, सीआरपीएफ पर अमित शाह के निर्देश पर चलने का आरोप लगाया। यह भी हुआ बीते 24 घंटे के अंदर। पोलिंग बूथ से ही राज्यपाल को शिकायती फोन किया गया। राज्यपाल ने बोला कि जो आपने शिकायतें बताई है मैं उसको लेकर कार्रवाई करूंगा, लेकिन बीते 24 घंटे ये एक्सप्लेन करने के लिए काफी है कि ममता बनर्जी थोड़ी गुस्से में है। और आज सुबह से जब से वोटिंग चल रही है, क्योंकि नंदीग्राम उनकी परंपरागत सीट नहीं है, वहां से शुवेंदु अधिकारी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के, जो कि वहां के कद्दावर नेता है। नंदीग्राम में आज जब वोटिंग चल रही थी, दूसरे राउंड की जब वोटिंग चल रही थी, तो ममता दीदी बहुत गुस्से में रही आज पूरे दिन। उन्होंने बहुत कुछ कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री की रैली पर भी सवाल खड़ा करा, जो कि लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं बढ़ता हूं आगे। फूल बनाम शूल का विश्लेषण। शोभा मजुमदार के नाम पर दीदी को सीधे तौर पर गिरा। तिलक भगवा चोटी के मुद्दे पर निशाना साधा, कहा भगवा कपड़ों से एलर्जी है ममता दीदी को, प्रधानमंत्री ने बोला। इसके अलावा यूपी बिहार की बेइज्जती का भी आरोप लगाया। पीएम ने खुद को गाली देने का आरोप लगाया। आपको याद होगा दुशासन, दुर्योधन और ना जाने क्या क्या ममता बनर्जी ने इस चुनाव में कहा है। यानी भाषा की मर्यादा को तार-तार किया हुई है, यह हमने देखा है। दीदी के फैसलों को हार की निशानी का प्रधानमंत्री मोदी ने। दूसरी सीट से लड़ने की अफवाह पर भी जवाब मांगा। बंगाल में इस समय बड़ी खबर यह चल रही है कि ममता बनर्जी, क्योंकि नंदीग्राम में उनके लिए सिचुएशन बड़ी टाइट है, इसलिए दूसरी सीट पे वो चुनाव लड़ सकती है। ममता पर प्रधानमंत्री मोदी का इस समय बड़ा अटैक है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि कहां और कहीं और से अब नामांकन भरेगी ममता बनर्जी, अफवाह पर क्या कहेंगी। यह बहुत बड़ी खबर है। बंगाल में ममता बनर्जी अपनी नंदीग्राम सीट पे तो लड़ ही रही हैं, आज वहां पर वोटिंग हो गई है, लेकिन वो दूसरी सीट तलाश रही है, जो कि बहुत बड़ी अफवाह है वहां पर, या फिर कहें तो सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि ममता बनर्जी दूसरी सीट अपनी वहां पे तलाश रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को लग रहा है कि उस सीट पर जो नंदीग्राम की सीट है वहां सिचुएशन अगर टाइट हो सकती है तो उनके बाद दूसरी सीट होनी चाहिए। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जब हमने 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी लड़ते हुए देखा था, लेकिन वो वायनाड चले गए थे, अमेठी हार गए थे स्मृति ईरानी से। यह बड़ी अपडेट है, यानी कहीं और से नामांकन भरेगी। क्या बोला देश के प्रधानमंत्री ने, आइए सुनते हैं। अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार तय है। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं आइए आपको मैं मिलवाता हूं। मेरे साथ राकेश सिन्हा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है राज्यसभा के, उनका भी नंदन है। मेरे साथ सौरभ सिकदर है, पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मानव जायसवाल इस चर्चा में जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है टीएमसी के। मेरे साथ आलोक शर्मा जी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ स्मिता प्रकाश है, संपादक के एएनआई की। मैं स्मिता सबसे पहले तो आप ही के पास आता हूं। देखिए कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने आज पिछले 24 घंटे में अगर हम उनकी भाषणों का विश्लेषण करें, उनकी बाइट्स का विश्लेषण करें तो निकल के आता है कि वो गुस्से में है और आज सुबह से कुछ ज्यादा गुस्से में आ गई है। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला भी हुआ है जहां पर मीडिया की भी कुछ गाड़ियों को तोड़ा गया है। एग्जैक्टली आज प्रधानमंत्री ने एक रैली करी, उस रैली के अंदर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से बोला कि नंदीग्राम तो हार रही है, दूसरी सीट तलाश रही है। आखिरकार ममता बनर्जी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कहीं फेल होती हुई उनको दिख रही है जो बौखलाहट है, क्योंकि सभी दलों को चिट्ठी भी हुई है इसी 24 घंटे के अंदर। जी अमीश, आप सुबह से कह रहे हैं कि मतलब आप कह रहे हैं कि वो सुबह से नाराज दिख रही थी। पहली बात तो वो दोपहर तक निकली नहीं बाहर। शुभेंदु जो है वो 8 बजे से पहले ही बाहर निकल चुके थे और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चारों ओर जा रहे थे, लेकिन ममता जी जो है वो दोपहर को निकली और उसके बाद 2 घंटे एक ही बूथ पर रही वहां पर। और वो भी आपने देखा होगा उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत नाराज थी, एक कोने में बैठी रही और उन्होंने अपने सारे जो समर्थक थे उनको साइड में कर दिया। जो व्हीलचेयर जो पुश कर रही थी उनको भी उन्होंने कहा निकलने के लिए, अकेली बैठी रही। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था जैसे थिंग्स हैव नॉट गॉन अकॉर्डिंग टू प्लान। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह बंगाल की राजनीति ने करवट ली है उसे अगर देखें तो टीएमसी में कुछ स्ट्रेटेजिस्ट ये जरूर सोच रहे होंगे कि शायद ममता को भवानीपुर नहीं छोड़ना चाहिए था। दरअसल ममता अपने आप को अजात शत्रु की तरह देखती हैं कि उनके बारे में ऐसा इमेज है कि उन्हें लोग बेहद प्यार करते हैं, दीदी के रूप में, बेटी के रूप में, तो वोट जरूर इन्हीं को जाएगा। ये उनके अपने बारे में ये खास ओपिनियन है। लेकिन अगर नंदीग्राम जाएं, वहां पर देखें तो द थिंग विद वोटर्स इज कि उनको कभी भी आप यू कैन टेक देम फॉर ग्रांटेड। लेकिन खबर तो ये भी है स्मिता, इमेज है लोग स्मिता खबर तो ये भी है क्योंकि वहां पे पीके की टीम, प्रशांत किशोर की टीम भी चुनाव लड़वा रही है ममता बनर्जी को। पीएससी का कैडर और ममता बनर्जी का कैडर यानी टीएमसी के कैडर में झगड़े भी बहुत ज्यादा वहां पर हो रहे हैं, इस तरह की भी रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी दैट इज दिस इज अ बिग क्वेश्चन। बोलिए स्मिता। पर पीके है कहां? अगर पीके की टीम लड़ रही है सो वेयर इज द जनरल? अगर वो उनके लेफ्टिनेंट है, अगर वो उनके जनरल है, उनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं, तो वो कहां है? उनके सारे स्ट्रैटेजिस्ट है कहां? एक अकेली महिला लड़ रही है ना। उनके अगर इफ ही वाज सच अ ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट और उनकी पूरी टीम लगी हुई थी तो वो थी कहां वो टीम आज? मतलब बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि 3 साल पहले तो वहां पर वो बूथ लेवल पर थे ही नहीं, लेकिन आज अगर आप देखें तो बूथ लेवल पे क्या हर जगह वो मौजूद है। स्ट्रैटेजी भी, उनकी टी शर्ट्स तक निकल रही है विद दीदी आप नाराज क्यों है लिखा हुआ इन बंगाली। तो अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजी कहीं पे आई थिंक फेल कर गई या फेल कर रही है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने अपना फुल फोर्स कैंपेनिंग में लगा दिया, ममता बनर्जी के इमेज पर घमासान किया है, उससे तो ममता के कॉन्फिडेंस में फर्क दिख ही रहा है जी। अगर आप देखें बीजेपी का सिर्फ 3 विधायक थे पिछली बारी में और ऐसे लड़ रहे हैं जैसे 103 थे उनके जी। और जिनके ज्यादा विधायक थे तो वो तो ऐसा लग रहा है कि लड़ ही नहीं रहे चुनाव। उनके तो बड़े बड़े नेता 2 राउंड हो गए नहीं है। लेकिन पॉइंट इस समय वो नहीं है, पॉइंट इस समय महत्वपूर्ण ये है। मैं टीएमसी का रुख करूंगा, फिर मैं राकेश जी और सौरभ सिकदर और आलोक जी आपके पास आऊंगा। मानव जायसवाल, दीदी इतनी गुस्से में क्यों है? क्या आपको लगता है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी फेल कर रही है? और क्या आप इस खबर को डिनाई कर सकते हैं कि ममता बनर्जी 2nd सीट से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? Can you deny it on record? सर नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, अमित जी आपको भी मेरा नमस्कार और पूरे देश को मेरा नमस्कार। बहरहाल सर 2-3 चीजें मैं बोलूंगा जो आज हमारे जो प्रमुख स्टार प्रचारक बीजेपी के रहे हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने एक चीज बोला शूल।
हमारा जो जोड़ा फूल है सर, ये देखिए, ये जोड़ा फूल है, इसको शूल बोला सर। उन्होंने एक आशीर्वाद दे दिया सर अनजाने जाने में। माँ शूलिनी नाम है माँ दुर्गा का, और ये सत्य कहा है कि अदम्य साहस वाली नेत्री ममता बनर्जी जब लड़ रही हैं तो उलवैया से तो उनका भाषण देना अनिवार्य है। उनको तो अपने नए नए कर्मी जैसे शुभेंदु अधिकारी हैं, उनको हर हाल में जिताना उनका धर्म है। ठीक है, वो बीजेपी धर्म निभा रहे हैं, कोई बात नहीं। दूसरी बात सर, उन्होंने एक चीज और बोली सर, जो जैसे दीदी हमारी बोल रही थी कि साहस, और दीदी जिस तरीके से मैंने अलग तरीके से दिख रही थी, तो दो चीज है सर। अदम्य साहस का जो परिचय दीदी ने दिया है वो नंदीग्राम में जाके लड़के ऑलरेडी सिद्ध हो गया है। और दूसरी चीज है जो दुर्योधन और दुशासन वाली जो बात है सर, पूरा चक्रव्यूह रचा गया है सर। और हम वो सैनी हैं सर जो चक्रव्यूह भेदना भी जानते हैं, तोड़ना भी जानते हैं, और हमने चक्रव्यूह तोड़ दी है। तीसरी बात है सर, जो आपने बोली चिट्ठियां लिखी सर, हम अपने बंधु बांधवी को चिट्ठी लिखते हैं। इसका कारण यह है कि कुछ देर पहले हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन से हमारी लड़ाई हो रही है कि बीजेपी से हमारी लड़ाई हो रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का जो समस्या क्या है? देखिए, ये जेनरिक स्टेटमेंट है कि इलेक्शन कमीशन से हमारी लड़ाई है, या हमारी लड़ाई या हमारी लड़ाई बीजेपी से है। क्या आप लोग क्या चाहते थे? जो टीएमसी का गुंडा एलिमेंट है उसे खुली छूट मिलती तभी इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता। यू वांटेड दैट? क्या इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना इस पे निर्भर करता है कि टीएमसी का गुंडा एलिमेंट सड़क पे निकल के किसी को वोट ना डालने दे? आज भी शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर वहां पर हमला हुआ है, आज भी मीडिया की गाड़ियां वहां पे तोड़ी गई हैं। जवाब क्या है इसका? दे रहे हैं बिल्कुल बताइए। दो चीज मैं बोलूंगा सर। आपको पता नहीं होगा, थोड़ा दुखद है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि टीएमसी के दुख लोगों को दिखती नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके लोग नहीं, मुझे दिख रहा है टीएमसी का दुख, मुझे दिख रहा है टीएमसी का दुख। ममता जी के चेहरे से टीएमसी का दुख दिख रहा है। कल रात मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। को निर्मम हत्या कर दी गई है, ये दिखा है क्या सर? आपको नहीं दिखा होगा। और सर, हमारे जो प्रमुख स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो व्हाट्सएप न्यूज पे बड़ा निर्भर है सर। उनको अफवाहें बहुत सुनाई देती हैं सर। हमारे प्रधानमंत्री, मैं भी आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मीडिया की गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुई है। वहां पे मीडिया की गाड़ियों को तोड़ा गया है, शुभेंदु अधिकारी के काफिले पे हमला किया गया है। हाँ सर, बहुत छोटी सर वो। आप सवाल देखिए, हर चीज का मजाक उड़ाना, हर चीज का मजाक उड़ाने से वो चीज हल्की नहीं होती। मैंने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा सर। प्रधानमंत्री बात करते हैं तो दुख होना चाहिए, और आपको भी। कौन सी अफवाह की बात करते हैं? अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनको पुख्ता बातें करना चाहिए। अफवाहें का बात कहां से होता है सर? अच्छा, आप अफवाहों पे विराम लगा दीजिए। आप बोल दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि दीदी दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐलान करिए। हम तो नंदीग्राम जीत रहे हैं। आप नंदीग्राम जीत रहे होंगे, बिल्कुल आपकी बात जायज है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, हर पार्टी यही क्लेम करती है, लेकिन ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव नहीं लड़ रही। ऐलान करिए। हमारा क्लेम मैं ऐलान करिए इस बात का। देखिए दादा ऐसे ना हो। माना मैंने खेला हो। मैं तो आपसे इतना सरल सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि हर पत्रकार का आज एक ही सवाल होगा, क्या टीएमसी के प्रवक्ता से आप बड़ी बेबाकी के साथ बातें रख रहे हैं? और बंगाल में तो मिष्टी दोई और रसगुल्ला दोनों बड़े फेमस हैं, दोनों मीठे पदार्थ हैं। मैं आपसे दादा यही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या दीदी दूसरी सीट से चुनाव लड़ रही है या नहीं लड़ रही? इसका खुला ऐलान आप कर सकते हैं? सर, हास्यास्पद है सर। हम तो बोल रहे हैं सर, अब व्हाट्सएप न्यूज में चल रहे हैं। अब अमित जवाब नहीं दे रहे मेरी बात का। हम बोल रहे हैं सर कि हास्यास्पद है। अब हंसी को भी आप अच्छा नहीं, आप कह रहे नहीं लड़ रहे। जर्नलिस्ट है सर, हर कविता को, जर्नलिस्ट को, पॉलिटिशियन को हर चीज में बता देता हूँ सर। हम नंदीग्राम जीत रहे हैं और हमारी नेत्री ने डिसीजन लिया है, और कर्म का निर्वाह करते हुए अदम्य साहस। सेकंड सीट से लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, इसका जवाब नहीं दे रहे आप दादा। दूसरी ना सर, कहानी में ना उलझाएं, दूसरी सीट पर चुनाव लड़ रही है नहीं लड़ रही ममता दीदी? नहीं लड़ेंगी। अच्छा, नहीं लड़ेंगी, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं राकेश सिन्हा को लेकर आता हूं। राकेश सिन्हा, सीआरपीएफ गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पे काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम हार रही है, दूसरी सीट इस समय तलाश रही है। आखिरकार बंगाल में आज भी जब वोटिंग इस समय समाप्त हुई है, अभी भी कुछ इलाकों में लाइन लगी हुई है जो मेरी जानकारी है, आज भी वहां हिंसा हुई है। राकेश सिन्हा, बीजेपी एमपी।
देखिए वास्तव में क्या है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं और उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके व्यवहार से और उनकी जो जिस हिंसा की संस्कृति को अंतिम समय में प्रोत्साहित करना शुरू कर दी है, वो दिखाता है कि ममता बनर्जी सिर्फ चुनाव हारी ही नहीं है बल्कि अब वह पश्चिम बंगाल में उत्पात मचाना चाहती है। एक बात देखिए अमीश जी, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो वो दल का नेता होता है। ममता बनर्जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, टीएमसी की अगुवाई करने वाली नेता है। उनके लिए बाकी सीटों की चिंता, 30 सीटों की चिंता होनी चाहिए। सभी सीटों को छोड़कर नंदीग्राम में वो जाकर बैठ गए। ये उनका पॉलिटिकल राइट है, वो अपनी सीट पर अपना ध्यान देना चाहती है तो दे। नहीं, ये तो उनका पॉलिटिकल राइट है, इस पे ऑब्जेक्शन क्यों होगी? 30 दिन बैठे वो 30 दिन बैठे, मैं उस पर नहीं कह रहा हूं। मैं जो कहना चाहता हूं कि नंदीग्राम में उन्होंने अपनी हार मान ली है। नहीं तो मिस्टर पॉल को फोन करके वो क्यों मिन्नत मांगते कि आप आइए, हमारी पार्टी का समर्थन कीजिए, आप छोड़ कर आइए। अब मिस्टर पॉल ने जो पूरे देश को संदेश दिया, किसी भी बड़े आदमी के फोन के बाद, किसी भी बड़े आदमी के ऑफर के बाद मूल्यों को, विचारों को, सिद्धांतों को छोड़ा नहीं जाता है। ममता बनर्जी के साथ एक और दूसरा फैक्टर है। देखिए कांग्रेस पार्टी के 3 शीर्ष नेता हैं, राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी, तीनों बंगाल झांकने तक नहीं गए। तो एक तरह से कांग्रेस भी ममता बनर्जी को टैक्टिकल सपोर्ट कर रहा है। सीपीएम ममता बनर्जी का विरोध नहीं कर रही है। इन सबके बावजूद आज कांग्रेस, सीपीएम और ममता बनर्जी आज भारतीय जनता पार्टी के सामने परास्त हो रहे हैं। उसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बार ममता बनर्जी 10 सालों से पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण कर रही थी, हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक बना रही थी। जब लोकतांत्रिक माहौल बना, जब हिंदू चेतना जगी इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, हिंदू सांप्रदायिकता नहीं जगी, हिंदू चेतना जगी इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, इस जिहादी राजनीति के खिलाफ, आज वह एकजुटता, आप सुन तो लीजिए, वह एकजुटता का एक मैं प्रमाण बता रहा हूं। 11 तारीख को एक रिपोर्ट है कि ममता बनर्जी जी 30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करें फिर आप बोलिए। देखिए ममता बनर्जी के 11 मार्च का एक मैं रिपोर्ट बता रहा हूं जो एक क्विंट ने छापा था कि 28 घंटे में ममता बनर्जी करीब 19 मंदिरों में गई और एक मुस्लिम श्राइन में गई। ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से जितनी भी हिंदू यात्राएं थी, हिंदू त्योहार थे, सबके साथ दोहरा व्यवहार करती रही। आज अचानक वो मंदिर जाना शुरू कर, जैसे राहुल गांधी अचानक कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाना शुरू कर दिए, ममता बनर्जी चंडी पाठ करने शुरू कर दी। तो इलेक्टोरल हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता में अंतर है। हमारी प्रतिबद्धता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति है जो हिंदुत्व के रूप में प्रकट होता है। ममता और राहुल या बाकी पार्टियां इस समय चुनावी हिंदुत्व के साथ राहुल, देखिए बंगाल के इलेक्शन के अंदर ममता बनर्जी के साथ आपकी सीधी लड़ाई है। मैं सीधा जवाब मानव आपका रुख करता हूं क्योंकि उसके बाद मैं आलोक जी और आपके पास भी आऊंगा। मानव, सीधी बात का जवाब दीजिए, क्या आपको लगता नहीं है कि कुल मिलाकर पिछले 15 दिन का अगर आप इवैल्यूएशन करेंगे तो ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही हैं, दुर्गा पाठ कर रही हैं, अपने आप को ब्राह्मण बता रही हैं, अपना गोत्र बता रही हैं, बोलिए मेरा गोत्र जो है वो शांडिल्य है। अचानक ये सब कुछ क्यों हो रहा है? नहीं सर, अचानक इशारों को तो समझ आप भी रहे हैं। नहीं सर, इशारे नहीं है सर, हम तो सच है सर। हमने तो वही सर, एक्चुअली हुआ क्या सर, हम बता देते हैं आपको। प्रॉब्लम क्या है, बीजेपी अकेली थी, वो सिर्फ वो जो हिंदू ये लोग का कार्ड वो लोग खेल रही थी। अब उनको अकेलापन था, दीदी ने बोला नहीं ये कमजोर कड़ी है, ये लोग कमजोर हैं, इनको अकेला नहीं छोड़ना है, चलो हम इनका साथ देते हैं, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक मैदान बनाते हैं और एक स्पर्धा हो, शाश्वत हो। इनके पास 10, 11, 12, 100 से भी ज्यादा इनके मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री सब आ गए हैं। मैं तो अकेली हूँ, दुर्गा का स्वरूप हूँ, माँ शूलिनी हूँ। और आज मोदी जी ने बोल दिया शूल है हमारा ये सर, जोड़ा फूल शूल है, ये बोल दिया। और सर राकेश भाई साहब को मैं निमंत्रण दूंगा कि वो बंगाल आए और सर जनवरी में आइएगा, गंगा सागर का स्नान कराएंगे आपको सर। हर सागर बार गंगा सागर एक बार का नारा होता था सर, लेकिन आने वाले समय में और ऑलरेडी हो चुका है, हर साल गंगा सागर होता है। चलिए मानव प्रचार तंत्र नहीं सर, हमको खत्म करने दीजिए सर। हम प्रचार तंत्र नहीं करते हैं, हम प्रजातंत्र में बिलीव करते हैं। हमने प्रचार किया नहीं, लेकिन अब हम वो सीख गए हैं। हमने वो गुजराती मॉडल सीख लिया है कि भाई मार्केटिंग करने के लिए जो पैकेजिंग की जरूरत है, पर थोड़ा लेट नहीं होगी सीखने में, वो गुजराती मॉडल सीखने में थोड़ा लेट नहीं होगा क्योंकि 2 राउंड का चुनाव जा चुका है सर। देर आए सवेर आए। अच्छा देर हो गई है, आप मान रहे हैं? अच्छा आप मान रहे हैं देर हो गई है। ओके राकेश जी 30 सेकंड निपटल, देन आलोक शर्मा। हम बंगाली हैं सर। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। राकेश जी
देखिए वास्तव में क्या है, वास्तव में देखिए कि चुनाव कोई पहली बार भारत में नहीं हो रहा है। 1952 से राज्यों और लोकसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, सभी पार्टियां लड़ती हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी जी ने पिछले 10 साल से ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण किया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो काम करजन ने 1905 में किया था, वो ममता बनर्जी जी ये 2014-15 से लगातार करती आ रही है। कम से कम पिछले 6-7 साल से दो ही काम किया है। दूसरी एक छोटी सी बात मैं इसे जोड़ना चाहता हूं, एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूं। देखिए ममता बनर्जी जी की हालत क्या हो गई कि पूरी पार्टी में अकेली पड़ गई है। उनके पार्टी के लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। जिस प्रकार से एक तानाशाह नादिर शाह का अंत होता है, उसके अपने लोग उसका छोड़कर जाते हैं, वही ममता बनर्जी की हालत है। आज अकेली पड़ी, जैसे खेल के मैदान में हारा हुआ एक गोलकीपर एक खड़ा रहता है, वही ममता की हालत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है अमीश जी, कि विमर्श की संस्कृति को ममता बनर्जी जी ने जिस स्थान तक ले गई है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आप एक चीज देखिए, भारत के प्रधानमंत्री संविधान के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति जिन शब्दों का, जिन आचारहीन, विचारहीन, असभ्य शब्दों का, बर्बर शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, वह किसी भी राजनेता से अपेक्षित नहीं है। एक करके सभी राज्यों में चुनाव हुए। अभी देखिए नहीं, देखिए अब मैं शब्दों की मर्यादा की बात करूंगा तो सब नेताओं को मुझे रोकना पड़ जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति अपनी बात को रख रहा है, अपने विचार को रख रहा है, वो अलाउड होना चाहिए। मैं अपनी बात देखिए मानव जी चलिए आप मुस्कुराते हुए कुछ बोलिए, हम ले लेंगे, लेकिन आप मानव जी और गलिमा को मैंने हमारी मुख्यमंत्री कहती है, कौन महिला तानाशाह है सर? कौन से तरीके से आप तानाशाह बोला? प्रूफ कीजिए कि वो तानाशाह है। किसका संहार किया है सर? उन्होंने गंदगी का संहार किया है, उन्होंने दुष्कर्मों का संहार किया है, उन्होंने हर वो व्यक्ति का संहार करने की कोशिश की है जिन्होंने सामाजिक षड्यंत्र रचाया है। क्या तकलीफ है सर आपको? आप कैसे तानाशाह बोल सकते हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए। देखिए आप ठीक है, मैं बंगाल नहीं सर, नहीं सर, हम आपका सम्मान करते हैं राकेश जी, हम आपके हर नेताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं है कि आप हमारी नेत्री को तानाशाह बोल देंगे। नहीं होगा, नहीं मानेंगे। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा ठीक है, आपने अपना विरोध दर्ज करा लिया, लेकिन आपने अपना विरोध दर्ज करा लिया, अपना विरोध आप काफी नाराज हो गए। अभी आप कह रहे थे मैं बिल्कुल नाराज नहीं होता, मैं मुस्कुराता हूं, लेकिन आप भी काफी नाराज हो गए। मेरा निवेदन है, देखिए एक सेकेंड ना, बिल्कुल जब शोभा मुजुमदार को मारा गया था 85 साल की औरत को, उतना गुस्सा तब भी दिखाना चाहिए था। अभी आपको तानाशाह पे जितना गुस्सा है ना, जब शोभा मुजुमदार को 85 साल की औरत को मारा गया था, वो बीजेपी के नेता की मां है या नहीं, विषय वो नहीं है। विषय ये कि 85 साल की औरत को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसकी विचारधारा अलग थी। वो कितना सही है? एक सेकेंड, ओके, आपने अपनी बात को रखा। लेट राकेश सिन्हा मेक हिज पॉइंट। राकेश जी आप इंतजार करिए, पहले मैं आलोक जी के पास चलता हूं, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, और बीजेपी के बंगाल प्रवक्ता सौरभ सिकदर भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आलोक, मैं राकेश जी आपके पास आऊंगा, मेरा वादा। दो छोटे, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, गिव मी सम टाइम। आलोक शर्मा, मैं आपका रुख करता हूं। देखिए बंगाल को लेकर जिस तरह से आज भी वहां पर हिंसा की खबरें आई, मीडिया की गाड़ियां तोड़ी गई, प्रधानमंत्री की आज वहां पर रैली थी, ममता बनर्जी अपनी तरीके से आरोप लगा रही है। 2 राउंड इलेक्शन के हो चुके हैं, राहुल जी, प्रियंका जी वहां पर नहीं गए हैं। क्या कांग्रेस बंगाल में सरेंडर करके चल रही है? उनको लग रहा है कि उनकी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है बंगाल में? देखिए, मुझे लगता है अमीश जी, लोकतंत्र में चुनाव से लड़ना सबका अधिकार है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सबको अपनी अपनी मर्यादाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। पहला सवाल आपने कहा कि हिंसा की बात, जो तमाम गुंडे पहले लेफ्ट में थे वो ममता के साथ आए, अब वो ममता को छोड़कर वो बीजेपी में चले गए। जिन लोगों के खिलाफ तमाम तरह की सीडी बीजेपी में दी, आज बीजेपी के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उनकी पीठ थपथपाते हैं मंच पर जाकर। जिस तरह के प्रधानमंत्री साहब के शब्दावली हैं, आज ही के मैं अभी आपके न्यूज 18 पर देख रहा हूं, चोटी, राक्षस, तिलक, शूल, भगवा, और अभी राकेश सिन्हा साहब का आपने वक्तव्य सुना होगा, पिछले 15 मिनट में उन्होंने हिंदू मुसलमान के अलावा कोई बात नहीं की। अरे भाई, आप लोग केवल चुनाव लड़ना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के बस बल पर। जय श्री राम के नारे में ऐसा हो गया और फिर उसने ऐसा कर दिया। ये देश के प्रधानमंत्री तमाम मंचों से बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान की बात करके उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते थे, याद होगा आपको। पूरी सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर बैठी हुई है, कोरोना का कहर है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है।
90% टीवी चैनल्स केवल बंगाल में चुनाव लड़वा रहे हैं, बाकी कहीं चुनाव नहीं है हिंदुस्तान में। बाकी असम भी कवर हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल जो था, राहुल जी और प्रियंका जी क्या बंगाल नहीं जा रहे? उनके लिए बंगाल महत्वपूर्ण नहीं है? उसके भी उत्तर पर आऊंगा अमीश जी, मैं उस प्रश्न पे भी आऊंगा। लेकिन राकेश सिन्हा साहब तो प्रोफेसर हैं, बताएं जरा कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पर खोली गई हैं? वो 100 स्मार्ट सिटी थी, बंगाल को कितने हिस्से मिले हैं उसमें से? आप तो आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार। मोदी जी ने कहा था कि वोट डालने जाएं तो वो सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा भाइयों बहनों मित्रों। तो वो सिलेंडर कहां है जिसको नमस्कार करके जाया जाए? बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, स्मिता जी बैठी हैं, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है या जहां पर इनके राज्य हैं वहां पर क्या हाल है? भाई काला धन तो आ ही गया होगा, बंगाल में सबको 15-15 लाख रुपए मिल ही गए होंगे। मोदी जी एक बार भी नोटबंदी के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। सर आप 2014 और 2017 में बैठे, ये 2021 है और 2021 में बंगाल और असम में चुनाव है, नहीं तमिलनाडु और केरल में भी चुनाव है। चलिए कोई बात नहीं, 2021 मैं आपसे 2021 के चुनाव पर सवाल पूछ रहा हूँ। राहुल जी और प्रियंका जी नहीं गए हैं, ममता ने चिट्ठी लिखी है, उसका जवाब दीजिए ना। रमेश जी आप देखिए, मैं आपके उस सवाल का भी जवाब दूंगा, मैं उससे कहीं भाग नहीं रहा। कृषि कानूनों पर राकेश सिन्हा जी कहें ना, हमने कृषि कानून लागू किए, इनके नाम पर वोट दें हमें। मोदी जी कहें, भाषण दें। ये तो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान उससे बाहर आ ही नहीं रहे। 125 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से इन्होंने लिए हैं, तमाम टीएमसी के और गुंडे इनके यहां पर आ गए हैं, निर्मा वॉशिंग पाउडर से साफ होके वो लोग। अब वो बहुत बुरी तरह से वो राम राज्य वहां पर आ जाएगा। अरे भाई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर आदमी की अपनी स्ट्रेटेजी है। आलोक जी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा आलोक जी। बंगाल को छोड़कर एक मिनट, आलोक जी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा कि चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं फुरफुरा शरीफ किसके साथ है? फुरफुरा शरीफ किसके साथ है? बदरुद्दीन अजमल किसके साथ है? इस्लामिक फ्रंट केरल में किसके साथ है? जवाब दीजिए इस बात का। कौन किसके साथ है? किसके साथ है बताइए ना। मुझे लगता मैं आलोक जी जवाब दीजिए ना इस बात का। फुरफुरा शरीफ किसके साथ है? हम तो बीजेपी से भी लड़ रहे हैं। फुरफुरा शरीफ किसके साथ है? हिंदू मुसलमान की आपने बात करी। अरे भाई, बदरुद्दीन अजमल असम में किसके साथ खड़ा है? इस्लामिक फ्रंट केरल में किसके साथ खड़ा है? जवाब दीजिए। अरे भाई एक मिनट, मैं उत्तर दे रहा हूं ना जी। लेकिन हम हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। मैंने पूरे डिबेट के अंदर एक बार भी हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया कि मुसलमान यहाँ हैं, हिंदू मुसलमान वहां पर हैं, वहां पर इस्लामीकरण हो गया। ये इनकी आदत है। केरल में मोदी जी गए थे 2015 में, याद होगा 16 में, कि केरल की तुलना सोमालिया से हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? जम्मू कश्मीर का चुनाव आया, वहां पर इस्लामीकरण कर दिया है। ओके, राकेश सिन्हा, क्विक रिबटल राकेश सिन्हा, देन स्मिता प्रकाश। देखिए बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है, बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि राहुल गांधी ने असम में जाकर कहा कि बदरुद्दीन असम की अस्मिता के प्रतीक है। शंकर देव तो गायब हो गए। ने असम की अस्मिता जो शंकर देव से जुड़ी हुई है वह राहुल गांधी को याद नहीं है। बदरुद्दीन जिसके एनजीओ पर अभी केस हुआ है, कि एलआरओ नाम की संस्था ने केस किया है और जिसके आरटीआई में सारी बातें मिली है, उन पर अभी केस चल रहा है। लाखों डॉलर पैसा बाहर से आया, इलीगल आया, जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो अरब पेट्रो डॉलर लाकर इस असम की संस्कृति और अस्मिता को बदल रहे हैं, वो राहुल गांधी के लिए असम के अस्मिता के प्रति के चुल्लू में डूब जाना चाहिए। राहुल गांधी उस परिवार को जो शंकर देव को छोड़कर बदरुद्दीन चुल्लू में डूबना चाहिए। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को चुल्लू में डूबना चाहिए। झूठे देश के प्रधानमंत्री को चुल्लू में डूबना चाहिए। देश के गृह मंत्री को जो तमाम तरह की लफाजी करते हैं। किया, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। नहीं, चुल्लू में डूबना चाहिए देश के झूठे प्रधानमंत्री। मैं अपनी बात पूरी करता हूं, उसके बाद पानी में, और पानी ना हो तो मैं भिजवा दूंगा। मैं अपनी बात राकेश सिन्हा जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, दुर्भाग्य, शक होता है कि आपकी डिग्रियां भी मोदी जी की तरह एंटायर पॉलिटिकल साइंस में लग रही हैं। चुल्लू भर पानी में राहुल गांधी को डूब जाना चाहिए, जो बदरुद्दीन की देश के प्रधानमंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो विदेशों में पढ़े लिखे शिक्षक हैं। शंकर देव गायब हो गए, असम की अस्मिता से शंकर देव गायब नहीं आती आप लोगों को। ये बदरुद्दीन जो घुसपैठियों का दलाल है, जो घुसपैठियों का नेता है, जो देश को तोड़ना चाहता है, वो असम की अस्मिता का प्रतीक हो गया है। राफेल, पुलवामा, नोटबंदी। स्मिता, क्या इस चुनाव में राफेल मुद्दा है, पुलवामा मुद्दा है, नोटबंदी मुद्दा है? मुद्दा क्या है? किसान आंदोलन, जो किसानों का आंदोलन है वो तो वहां पे प्रचार कर ही रहा है बीजेपी के खिलाफ। राकेश टिकैत तो वहां पे मौजूद है ही। चुनाव के मुद्दे क्या है? असम हो या फिर बंगाल हो? बोलिए।
व्हाट हैपेंस इज कि ये सारे चुनाव के जो मुद्दे जो आप कह रहे हैं ये सब पहले होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है फिर इमोशनल इश्यूज ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आज टीएमसी के जो प्रवक्ता है वो शूल और शियोली फ्लावर, शियोली जो है वो फूल होता है, शूल जो वो कांटा होता है, इन दोनों में फर्क नहीं पहचान सके। खैर रहने दीजिए। ममता जी ने आज जो कहा वो इंपॉर्टेंट है अमीश, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस से लेकर होम मिनिस्टर को आड़े हाथ लिया है, उन्होंने खत लिखा है और आज भी कहा कि लोकतंत्र में जो है वो खतरे में है। उन्होंने कहा, उन्होंने चिट्ठी में भी कहा और आज ये भी कहा, उन्होंने सेंट्रल फोर्सेस को आड़े हाथ लिया, विच इज अ वेरी टेरिफाइंग थिंग टू से कि सेंट्रल फोर्सेस जो है वो होम मिनिस्टर जो है वो पॉलिटिकल आदमी है और वो पॉलिटिकल डायरेक्टिव पे काम कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन। और उन्होंने ईसी के बारे में भी कहा। तो जब आप सारे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप अटैक कर रहे हैं तो इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू। और उन्होंने अपनी चिट्ठी में भी लिखा, अगर आप देखेंगे, और उस चिट्ठी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सिर्फ स्पोक्समैन जो है वो साउंड बाइट दे रहे हैं, लेकिन ना तो सोनिया गांधी, ना उद्धव ठाकरे, ना अरविंद केजरीवाल, अखिलेश, तेजस्वी, किसी ने भी ना ममता की मदद की, ना कोई आया। पवार और फारूक अब्दुल्ला जो है वो बीमार है, लेकिन मेरा उन्होंने पॉइंट बड़ा सुप्रिया स्ट्रेट है कि सुले और तेजस्वी उमर वहां पर अब्दुल्ला आके को क्या भेजा मदद नहीं। कर लेंगे? तेजस्वी वहां पर आके क्या मदद कर लेंगे? या ममता के पास, ममता बनर्जी भी अगर बिहार पर चले जाएंगी तो मदद तो मदद क्या हो मांगी जाएगी? ना। अखिलेश यादव क्या मदद कर लेंगे ममता बनर्जी के आके? ये ममता बनर्जी अखिलेश यादव की यूपी में मदद क्या कर सकती है? अगर देखा जाए तो थोड़ी मदद कोई कर रहा है तो इनडायरेक्टली कांग्रेस कर रही है वो मदद। जब राहुल जी और प्रियंका जी वहां गए नहीं, आदित्यनाथ चले जाते हैं, नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। देखिए, ये मैं मानती हूं कि सोनिया गांधी ने ना तो जवाब दिया उस चिट्ठी का, ना राहुल प्रियंका गए अपनी ही पार्टी को कैंपेन करने के लिए, लेकिन जब ममता बनर्जी ये लिखती हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसलिए द एंटायर ऑपोजिशन शुड गेट टुगेदर, लेकिन ये जो ज्ञान अभी आया है ना, ये बहुत देर से आया। अगर पहले आया होता तो दे कुड हैव गॉन देयर, क्योंकि अगर सारी ऑपोजिशन एक साथ अगर हो जाती तो शायद ममता को और सपोर्ट मिलता। अभी आपने देखा नहीं, सिर्फ अकेली थी, वो अकेली लड़ रही है और बीजेपी अपना पूरा फोर्स लगा रही है, फ्रॉम योगी आदित्यनाथ टू पीयूष गोयल टू स्मृति ईरानी, सारे वहां पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इट इज एन इंटायरली एम्बिशियस प्रोजेक्ट कि हमने जीतना है किसी भी हाल में। सिर्फ 3 सीटें हैं उनके पास, लेकिन देखिए तो कैसे लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो चिट्ठी, मतलब उनका तो नाम भी नहीं था चिट्ठी में, और सोनिया गांधी ने जवाब तक नहीं दिया। और आपने देख लिया कि अधीर रंजन ने क्या कहा कि जाके सोनिया गांधी से मिलिए और उनसे बात कीजिए। सो द पॉइंट इज कि जब ममता ने ये चिट्ठी लिखी है, एक बंदा आगे नहीं आया उन्हें सपोर्ट करने के लिए। तो जहां पर लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है ये यूनाइटेड ऑपोजिशन का एक फेस बन सकती है, लेकिन नहीं, अगर हो सकता था तो आज कोई तो जवाब देता उस चिट्ठी का। ठीक है। मैं टीएमसी के प्रवक्ता का रुख करता हूं। क्विकली इस बात का जवाब दीजिए मानव, देन मैं सौरभ जी आपके पास भी आ रहा हूं। मानव, क्विक रिप्लाई। सर, मैं मैडम की 2 चीजों का जवाब दूंगा। उन्होंने कुछ एक संदर्भ में शूल की बात करी, जिसमें कांटे वाटे की बात करी। सर देखिए, हम लोग बहुत पॉजिटिव लोग हैं, हम लोग बहुत सुंदर तरीके से हिंदुस्तान को देखते हैं। हमारा नेत्र वैसा है कि सर हमको अच्छी चीजें ही नजर आती हैं। अब मोदी जी ने शूल बोला, हमको माँ शूलिनी दिख गई, माँ दुर्गा का भी नाम है। अब जहां तक दूसरा वो चिट्ठी का जो सवाल है, सर वो चिट्ठी लिखी क्यों? जो बता रहे हैं सर, अरे लिखा है सर, जो चिट्ठी में जो उल्लेख है वही देख के बता रहे हैं सर आपको। चिट्ठी में यह है कि सर जो आज दिल्ली के साथ जो हुआ, दिल्ली के लिए जो प्रधानमंत्री ने और जो हमारी बीजेपी जो सरकार है, जो अहंकारी और बहुत गर्वित और बहुत बड़ी सरकार है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुपके एक बिल पास कर दिया। उन्होंने जो इलेक्टेड एक मुख्यमंत्री हैं, तो एक सर हमारा जो मुख्यमंत्री लोग का जो एक होता है ना, कल्ट होता है सर, जैसे हमारे अलमनी होते हैं, तो जैसे हमारे में, तो हम तो मुख्यमंत्री भी तो हम बराबर है सर। तो अब हम तो प्रधानमंत्री है नहीं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, उनके मुख्यमंत्रियों को फुल राइट नहीं होते हैं। ये शायद आपको पता नहीं है, ये काफी समय से है। जब शीला दीक्षित यहाँ पे सीएम होती थी यही कानून होता था। ठीक है, मैं रुक करता हूं, मैं एक सेकेंड, मैं आपको एक सौरभ सिकदर, नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीत रही है, दूसरी सीट पे नहीं जा रही, बीजेपी अफवाह फैला रही है, क्यों? चलिए अमित जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, 40 मिनट बाद बोलने का मौका दिया है। देखिए,
ममता बनर्जी जी क्या करेंगे वो तो ममता बनर्जी जी तैयार करेंगे, लेकिन बंगाल के जनता ये बोल रहा है कि वो खेला शुरू करने से पहले एकदम फॉलो ऑन कर गया। देखिए ये उसको अंदाजा था, और ये अंदाजा था बोल के वो जो है सीधा मैच के पहले ही मैच फिक्सिंग करने का कोशिश किया था, वो भी नाकाम रहे। लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज उसका देखा है और जिस तरीके से वो बार बार बोल रहे थे हम कोर्ट के पास जाएंगे, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, शायद उसके पूरे राजनीतिक जीवन में इतना नर्वस वो कभी नहीं देखे। तो मेरे को लगता है ममता बनर्जी जी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नंदीग्राम में तो उसका हार निश्चित है। तो मेरे को लगता है दूसरा कोई सीट से लड़ भी सकते हैं, और अगर लड़े तो अच्छा है, तो दूसरे सीट में भी। पर मना कर रहे हैं मानव कह रहे हैं लिख के ले लीजिए, नहीं लड़ेंगी। नहीं लड़ेंगे, जरूरत नहीं है सर, जरूरत नहीं है इनको। कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, मानव उनको अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्षमा चाहते हैं, बोलिए सौरभ। सौरभ जी से क्षमा चाहते हैं। सौरभ बोलिए। सौरभ सिकदर। मैं यही बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी जी एज अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे तो हम लोगों को भी खराब लगेगा, लेकिन ममता बनर्जी जी को मेरे ख्याल से अभी ये निर्णय लेना चाहिए कि या तो वो डट के उसका जो अपना बात है उसमें खड़े रहे, या तो जो है वो दूसरा से ढूंढे। ठीक है ये एकदम व्यक्तिगत बात है, लेकिन नंदीग्राम से वो हार रहे हैं, इस पे कोई दौरिया नहीं। नंदीग्राम से वो हार रहे। अच्छा ठीक है, मैं आलोक शर्मा को रुक करता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, 20 सेकंड ले लीजिए। एक चीज बोलना चाहता हूँ, सौरभ भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि उनको बड़ा खराब अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा खराब लगेगा क्या वो बोले कि ममता बनर्जी ऑपोजिशन में रहेंगी। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बोल दिया कि नंदीग्राम दीदी जीत रही है, क्योंकि दीदी तो दूसरे सीट से लड़ेगी नहीं, क्योंकि वो तो अगर वो ऑपोजिशन मान रहे हैं। बोला एज अ ऑपोजिशन लीडर वो नहीं रहेगी, तभी भी खराब लगेगा। नंदीग्राम तो ऐसे ही हार रही है। चलिए 2 बार तय कर देगी नंदीग्राम कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। इतने ऑप्टिमिस्टिक है। जी आलोक शर्मा। ये सब अफवाहें इतनी उड़ रही है सर, क्या करें सर। जी आलोक शर्मा, ये तो बड़ी अफवाहों की बात हो रही है, लेकिन ये तो अफवाह नहीं है कि राहुल जी और प्रियंका जी नहीं गए हैं बंगाल। उसके पीछे क्या कारण है अगर आप नहीं बताना चाह रहे तो वो अलग बात है, लेकिन असम के विषय में मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, क्योंकि वहां पे भी आज सेकंड राउंड की वोटिंग हुई। राहुल गांधी ने बोला कि बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों ने वार किया है कि भूपेन हजारिका पहचान है असम की। क्या बदरुद्दीन अजमल पहचान होंगे असम की? क्या आपको लगता नहीं है ये पॉलिटिकल गुफअप है? देखिए, मुझे लगता है किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक उस राज्य की पहचान हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, एक मजदूर है वो भी पहचान होता है। अब वो मोदी जी के केवल गुजरात में मोदी जी के ही नाम से गुजरात की पहचान है, मैं इस बात से नहीं मानता हूं। हर व्यक्ति का अपना एक स्थान होता है। बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है। बात असम की है, देखिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो असम का रहने वाला है वो वहां की पहचान है, और अगर वो पहचान पॉलिटिकल नहीं पॉइंट है तो वो जनता तय करेगी पहचान है कि ये कांग्रेस का पॉलिटिकल पॉइंट है। असम जनता तय करेगी, मुझे लगता है जनता तय करेगी। दूसरी चीज, अभी बात चल रही थी 2 जगह से चुनाव, 2 जगह से चुनाव। क्या अटल जी 2 जगह से चुनाव 3-4 बार लड़के दोनों जगह से नहीं हारे? क्या आडवाणी जी 2 जगह से चुनाव लड़के दोनों जगह से नहीं हारे? क्या 2014 में मोदी जी दोनों जगह से चुनाव लड़े और दोनों जगह से नहीं जीते? तमाम तरह के इस तरह के उदाहरण हैं। मुझे लगता है कि आज राकेश सिन्हा जी बड़े वरिष्ठ यहाँ पर लीडर बैठे हैं, ये बताएं कितने रोहिंग्या मुसलमान, 7 साल से इनकी सरकार है केंद्र में, कितने रोहिंग्या मुसलमान वापस बांग्लादेश या कहीं पर डिपोर्ट कर दिए हैं। कितने घुसपैठिए गए हैं? आप तो राज्यसभा चले गए, आप कांग्रेस को गालियां देते जरा बता दीजिए कितने घुसपैठिए वापस गए? कोई आपके पास आंसर है? राज्यसभा मैं बता रहा हूँ। देखिए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था अजमल के बारे में। एक लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी एक संगठन है LRO, उसके कंप्लेंट के बाद से पुलिस ने बुक किया अजमल को। 69 करोड़ रुपए। एक उद्योग का नाम बताइए जो केंद्र सरकार ने बंगाल में लगाया हो, जिसके नाम पर आप वहां पर वोट मांग रहे हैं। एक उद्योग का नाम बता दीजिए। मैं अपनी बात करूं, पूरा डिबेट आपकी 4 प्रवक्ता बीजेपी के हैं, आप उसके बाद भी आप
आप सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं, सवालों से भाग रहे हैं आप लोग। अच्छा, अरे ठीक भैया है ना, बताइए ना, आपने ठीक है, केंद्र में सरकार में कितने रोहिंग्या मुसलमान वापस गए? कितने घुसपैठिए वापस गए? बांग्लादेश की बॉर्डर पर कितने किलोमीटर फेंसिंग हुई है? सुन तो लीजिए, जरा उत्तर दे दीजिए इन सवालों के। सुन तो लीजिए, एक एयरपोर्ट का नाम बता के जाइएगा जिसकी नींव मोदी जी ने 7 साल में रखी हो और वेस्ट बंगाल में हवाई जहाज उड़ने लग गए। एक यूनिवर्सिटी का नाम बता के जाइएगा जिसकी नींव मोदी जी ने रखी हो और उसमें बच्चे पढ़ने लगे। जवाब सुनिए ना, आपने बोला आलोक जी, सुन लीजिए 40 सेकंड। अरे भाई आप बताइए ना, आप सीए के ऊपर आपके हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि बंगाल में तो सीए लागू होगा लेकिन असम में नहीं होगा। ऐसा क्यों है भाई ये दोगलापन आप लोगों का? 60 किलोमीटर बताइए ना, असम में तो आपके हेमंत बिस्वा ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। 30 सेकंड बोलने का मौका दीजिए राकेश जी को भी। राकेश जी बोलिए। नहीं दिया। और एक मिनट में बता रहा हूं, मैंने जो इनसे एक सवाल पूछा कि अजमल को 69 करोड़ रुपया मिला था यूके के फाउंडेशन से, 2 करोड़ उसने एजुकेशन पर खर्च किया, लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने कंप्लेन किया, उन पर एफआईआर लॉन्च हुआ। उस आदमी को राहुल गांधी महिमा मंडित कर रहे हैं। अरे मैं यदि कहूं कि चुल्लू में डूब जाए तो क्या गलत कर रहा हूं? दूसरी बात, बंगाल में 60 किलोमीटर फेंसिंग नहीं हुई क्योंकि ममता बनर्जी जी ने जमीन देने से इंकार कर दिया सेंटर को। देखिए आलोक जी, आप समझिए सेंटर और राज्यों की अपनी सीमाएं होती हैं। यदि आप जमीन ही नहीं देंगे तो फेंसिंग कहां से होगा? ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात है, ममता बनर्जी जी के कंप्लेन पर एक बात सुनिए, 2006 में 12,78,000 वोटर्स का नाम हटाया गया था ममता के कंप्लेन पर कि वे बाहर से आए घुसपैठिए हैं। वही ममता ने उन 12,78,000 को वोटर्स बना लिया। तो जो ममता बनर्जी घुसपैठियों की राजनीति कर रही हैं और राहुल, सोनिया, प्रियंका ने बता दिया कि कांग्रेस न 3 में है न 13 में है। असम में तो हारी रही है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने दिल्ली में बैठकर आत्मसमर्पण कर दिया। इससे बड़ा कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का बड़ा नेता पश्चिम बंगाल नहीं जा रहा है। ओके आलोक जी, देखिए आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बार बार बच रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद आपसे जवाब ले लूंगा, लेकिन मैं स्मिता प्रकाश से ले रहा हूं। स्मिता, क्या कांग्रेस का बंगाल में लगभग सरेंडर इसको माना जाएगा? स्मिता। नहीं, अभी कहां कांग्रेस का सरेंडर? अच्छा, कांग्रेस का सरेंडर, कांग्रेस पे वाज नेवर इन द सीन एनीवे। इट हैज बिकम अ बाइपोलर फाइट, मतलब कि एक तरफ टीएमसी और बीजेपी। एज फार एज द कांग्रेस इज कंसर्न, दे आर नॉट अ प्लेयर। और जो लेफ्ट पार्टीज हैं, जो आई मीन इट्स अनबिलीवेबल कि लेफ्ट पार्टीज ऑल्सो हैव वॉश्ड आउट। सो ये कहना कि कांग्रेस इज अ प्लेयर एट ऑल, नहीं, कांग्रेस इज नो लॉन्गर अ प्लेयर है इन वेस्ट बंगाल। आई थिंक जब बंगाल की बात होती है, इनफैक्ट इट इरिटेट्स मी जब आप देखते हैं कि जब कोलाज बनता है तो कांग्रेस में एक कोलाज बनाते हैं तो टीएमसी एक तरफ दिखाते हैं, बीजेपी एक तरफ, और बीच में दे शो सोनिया गांधी। क्यों? वो तो कैंपेन करने तक नहीं गई, ना राहुल गांधी गए हैं। सो आई कांट अंडरस्टैंड कि चैनल्स क्यों ऐसे दिखाते हैं कि कांग्रेस इज अ प्लेयर इन वेस्ट बंगाल। मतलब दैट्स टोटली आउट एंड इट इज क्वाइट अ डिजास्टर फॉर द कांग्रेस कि इतने बड़े राज्य को उन्होंने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। आई वाज इन बंगाल, लोकल लीडरशिप इसके बारे में बहुत ही ज्यादा शिकायत कर रही है। लोकल लीडरशिप इसके बारे में बहुत ही ज्यादा शिकायत कर रही है। ओके आलोक जी, 30 सेकेंड, अ क्विक रिप्लाई टू दिस, क्योंकि आप भी खुद चुनाव लड़े हैं। अगर बड़े नेता प्रचार करने नहीं आएंगे तो आप लोग कैसे उनके लिए प्रचार करेंगे जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे? इस बात का जवाब दीजिए ना। क्या ये प्रैक्टिकल बात नहीं है? जैसे दिल्ली आपने अरविंद केजरीवाल को दिया, क्या बंगाल में सरेंडर कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, मुझे लगता है कि ना दिल्ली हमने दिया और ना बंगाल देने जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरा हिंदुस्तान का मीडिया, उसका एक बहुत बड़ा वर्ग और बड़े बड़े एडिटर्स केवल ये शो करना चाहते हैं। अरे भाई, जिस पार्टी ने 125 कैंडिडेट दूसरे जगहों से इंपोर्ट किए हों, उसके लिए स्मिता जी कह रही हैं कि वहां पर केवल बाइपोलर फाइट है। स्मिता जी, शायद आपको ग्राउंड रियलिटी पर ओपिनियन पोल में दिख रहा है स्मिता प्रकाश, फाइट नहीं, सिर्फ नहीं कह रही, ओपिनियन पोल में दिख रहा है बाइपोलर फाइट। ओपिनियन पोल कैसे बनते हैं पूरा देश जानता है अमीश जी। सर ग्राउंड में दिख रहा है ओपिनियन पोल, हमने खूब देखे। तो फिर राहुल जी क्यों नहीं जा रहे? सुनिए ना अमीश जी, बिल्कुल मैं सुन रहा हूं आपको इत्मीनान से। एक मिनट सर, हरियाणा का इलेक्शन था, आपके एक पड़ोसी चैनल ने 83 सीटें दिखाई थी, 90 में से आई थी 40, और 2 दिन पहले दिखाई थी 3% वोट का डिफरेंस हो गया, स्विंग हो गया। तो मीडिया जगत क्या क्या कर रहा है, कौन यहाँ पर बैठकर ट्वीट करता है देश के प्रधानमंत्री के लिए। दूसरी चीज, मैं एक बार राज्यसभा सांसद महोदय बैठे हैं, राकेश सिन्हा जी, ठीक है, एक सेकंड आलोक जी, उनके बाद भी मैं आऊंगा। स्मिता रिस्पॉन्ड 10 सेकंड, राज्य की परमिशन, स्मिता 10 सेकंड। नहीं, क्या नो मैंस लैंड में बॉर्डर पर टोटली एग्री। जो मैं
आलोक जी एक सेकंड, मैं जरा आपको जवाब दे दूं। आप जो कह रहे हैं, मैं सिर्फ कैंपेनिंग के बारे में कह रही हूं। कैंपेनिंग में कांग्रेस कहीं पे भी नहीं दिख रही। अगर रिजल्ट में आपके सीट आ जाते हैं तो गुड लक टू यू। आई नेवर प्रेडिक्ट कि ये पार्टी खत्म है इस राज्य में या ये पार्टी सरकार बनाने वाली है। गुड लक टू यू अगर आप जीत जाते हैं। आलोक जी, समस्या ये हो गई है कि सर मैं आपको दे रही हूं क्रेडिट। आप ये आरोप लगा देना कि कोई किसी के लिए बैटिंग कर रहा है, जब राहुल गांधी खुद ही बंगाल में अपने लिए बैटिंग नहीं कर रहे तो कोई किसके लिए बैटिंग क्या करेगा? यहाँ बैटिंग और बॉलिंग की बात ही नहीं है ना। कितना साइलेंटली और नहीं, ये आरोप लगा देना कि मीडिया गलत है, हर चीज में इलेक्शन कमीशन गलत है, मीडिया गलत है, कोर्ट गलत है। लेकिन देखिए, अब जनता को भी गलत बताना शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ईवीएम तो गलत बताना शुरू कर ही दिया है कि जनता का दिमाग गलत तरीके से मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया। कुल मिलाकर अपनी समस्याओं की बजाय दूसरों पर इल्जाम मर देना, ये कमजोर व्यक्ति की निशानी होती है, मजबूत व्यक्ति की निशानी नहीं होती। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं। मैं एक अंतराल ले रहा हूं और एक अंतराल के बाद हाजिर होता हूं। निष्कर्ष का, आज की बहस का निष्कर्ष है यह कि कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में ममता बनर्जी ने थोड़ा कंफ्यूजन वाला आलम दिखाया है। आखिर ऐसा क्यों है, ये तो 2 मई को सिद्ध होगा, 2 मई को पता लगेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 हर खबर के लिए। नमस्कार, अगला शो प्रीति रघुनंदन के साथ।